चर्चाओं और अफवाहों का दौर चल रहा है। इसी बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने आज साफ किया कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इससे पहले चर्चा थी कि अजित पवार एनसीपी के 53 में से 34 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके ट्विटर हैंडल से एनसीपी का चुनाव चिन्ह हटने के बाद से चर्चा को और बल मिला। इससे पहले अडानी मामले पर शरद पवार ने मोदी सरकार का बचाव किया था। वहीं पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 बड़े राजनीतिक धमाके होने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई फैसला ले सकता है। ऐसी हालत में महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए बीजेपी को विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। अजित पवार ने इस पर भी साफ किया था कि 16 विधायक घटने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार पर कोई संकट नहीं आएगा। आज अजित पवार ने एक बार फिर ऐसी सभी अफवाहों को गलत बताया है। आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय, मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्यात, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। त्याच्यामुळे ह्या बातम्यांना कुठल्याही प्रकारचा आधार नाही। और महाराष्ट्र की राजनीति पर एक क्विक कमेंट्री ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विनया देशपांडे हमसे जुड़ी हुई हैं। विनया, बताइए, अजित पवार ने तो कह दिया कि भाई हम यहीं हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब क्या ये इससे पहले जो कुछ हुआ उसको भूल के हम सब लोग आगे बढ़ जाएं, ये भूल जाएं कि ट्विटर पर उन्होंने एनसीपी का चुनाव निशान उनका हट गया, 2 दिन वो रडार से गायब रहे। शरद पवार ने तारीफ की, एक तरीके से बचाव किया केंद्र सरकार का अडानी के मुद्दे पर। सुप्रिया सुले ने क्या कहा? क्या ये तमाम चीजें भूलकर आगे बढ़े? नहीं तो फिर कहानी क्या है? जी, यहाँ पे काफ़ी नेटवर्क में दिक्कत है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता पा रही हूँ, अभी हम यहाँ पे एनसीपी के इफ्तार पार्टी में ही हैं और ये जो विजुअल्स हैं वो अभी के लिए बहुत ही मायने नजर रखते हैं, क्योंकि अभी हम देखें तो शरद पवार के बाद अजित पवार दोनों ही नेता अभी इस इफ्तार पार्टी में मौजूद हैं। आज का दिन बेहद ही ड्रामेटाइज्ड रहा महाराष्ट्र की राजनीति में, जहाँ पे अभी भी ये सनसनी शुरू है कि आज अगर अजित पवार ने ये कह दिया है कि वो एनसीपी के साथ ही रहेंगे, एनसीपी में ही जिएंगे और एनसीपी पक्ष का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर भी अटकलें अभी भी कायम हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद क्या होगा। क्या अजित पवार अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनल एस्पिरेशंस हैं उनको सैक्रिफाइस कर देंगे? क्या एनसीपी में जो एक टपका है लीडर्स का, जिन्हें लगता है कि सेंट्रल एजेंसीज की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, क्या वो टप्पा भी शरद पवार पे जो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है वो कम कर देगा? आज के दिन में तो ये जो बवंडर है वो कहीं पे थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं होता। तो आज अगर हम देखें तो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार स्टेबल है, कुछ भी इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कुछ वर्डिक्ट आए महाराष्ट्र की सरकार कायम रहेगी। लेकिन एक प्लान भी हम आपको ये भी बता दें कि काफ़ी सारे गुटों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो प्लान अभी इस पे चर्चाएं हो रही थी, जिस पे आज अजित पवार ने एक कहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया है, वो ये भी है कि लोकसभा के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो पोजीशन है वो लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है। महाराष्ट्र में जो भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें महाविकास आघाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। इसके नज़र रखते हुए भाजपा की ये भी मंशा है कि मवी या महाविकास आघाड़ी की जो यूनिटी है वो कहीं तोड़ी जाए, इनके साथ इन्हें साथ में इलेक्शन लड़ना ना दिया जाए और इस हिसाब से भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल इस बात पे कॉमा लग चुका है कि अजित पवार आगे क्या स्टेप लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए उसके आसपास महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भूकंप आ सकता है क्या, इस पे अभी भी विचार शुरू है। ठीक है, तो फिर अगला स्टॉप सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। बहरहाल कयासों का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी के लिए।
इधर कर्नाटक में चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है। तो कर्नाटक का चुनावी माहौल क्या कहता है? क्या वहां एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मौत के बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कानून व्यवस्था पर दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले देश में कानून व्यवस्था लचर थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता। राज्य में, उत्तर प्रदेश में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूपी में कानून का राज है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद आज पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। इस बीच यूपी में राज्य सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की है। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने अपराधियों की एक लिस्ट बना ली है, जिसमें कुल 61 माफियाओं का नाम है। इन पर हत्या, अपहरण, अवैध शराब कारोबार और अवैध संपत्ति जुटाने या कब्जाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। चुनाव से पहले मोदी सरकार आम लोगों के लिए बड़े बड़े तोहफों की तैयारी कर रही है। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन मोड में आ रही है मोदी सरकार। कल हमने इसी कड़ी में आपको बताया था कि अगले एक साल में 8 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी और 100 से ज़्यादा उद्घाटन शिलान्यास होने हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खास होने वाला है। डिटेल के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, बताएं क्या तैयारी है सरकार की? जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऐसे एयरपोर्ट्स या टर्मिनल बिल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जहां काम काफ़ी एडवांस स्टेज पर है और जिन्हें अगले कुछ महीनों में जिनका इनॉग्रेशन किया जा सकता है। और एआई ने करीब 20 ऐसे एयरपोर्ट्स को चिन्हित किया है। इसमें से कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं और इनमें से करीब 8 से 10 ऐसे एयरपोर्ट्स होंगे जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया जाने वाला है। प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको सरकार हर हाल में 2024 से पहले जिसका इनॉग्रेशन करना चाहती है। और इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप पहली उड़ान 2024 से पहले देख सकते हैं। इसके अलावा हीरासर एयरपोर्ट जो है वो राजकोट में, उसका इनॉग्रेशन भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। उस पर भी काम काफ़ी एडवांस लेवल पे चल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो तैयार है या रनवे एक्सटेंशन हो रहा है। दिल्ली के टर्मिनल 1 का विस्तार जो है वो काम काफी आगे चल रहा है और उसे भी आप 2024 से पहले पूरा होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा कानपुर, सूरत, पोर्ट ब्लेयर, जबलपुर, पुणे, लेह जैसे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग नहीं बन रही है। इनमें से कई सारे शहर बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अगले कुछ महीनों में। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ये इसके लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो हर सप्ताह एक डैशबोर्ड मीटिंग कर रहे हैं और हर प्रोजेक्ट को काफ़ी माइन्यूटली इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। और सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में 2024 से पहले कई सारे जो इस तरह के एयरपोर्ट्स हैं वो उसका काम जो है वो पूरा किया जा सके। शुक्रिया रोहन। और मुंबई में आज से एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है। आज मुंबई के बीकेसी में देश का पहला एप्पल स्टोर खुला जो करीब 22,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस स्टोर का उद्घाटन एप्पल के सीईओ टिम कुक ने किया। कस्टमर्स के स्वागत के लिए खुद कुक स्टोर के गेट पर मिले। कस्टमर्स और एप्पल फैंस में गजब का जोश देखने को मिला। वो कुक के साथ सेल्फी ले रहे थे और एप्पल स्टोर के एक्सपीरियंस से काफ़ी खुश भी नजर आए। आपको बता दें, स्टोर में एप्पल के सारे ब्रांड प्रोडक्ट्स जैसे फ़ोन, एप्पल वॉच, एयर टैग जैसी एसेसरीज भी मिलेगी। इसके साथ ही 20 अप्रैल को दिल्ली में एप्पल का दूसरा स्टोर भी खुलेगा। और एप्पल के स्टोर का जायजा लिया हमारी संवाददाता शिबानी खरत ने।
ठीक 11 बजे एप्पल के बीकेसी स्टोर के दरवाजे खुले और सबसे खास बात और सबसे हार्ट वार्मिंग चीज जो यहाँ हुई कि टिम कुक खुद सबसे पहले आने वाले कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। कई लोग इनफैक्ट यहाँ पर रात से क्यू लगाकर खड़े हैं। कईयों ने अपना पहला जो एप्पल का परचेज है वो भी अपने साथ लाया है, तो काफी एक्साइटमेंट है। लॉन्च से पहले इनफैक्ट ढोल स्टोर के बाहर बजे और कई लोग जो अंदर आ रहे थे उनका वेलकम जो एप्पल के एम्प्लॉइज ने है वो बीकेसी ये चिल्लाकर किया। काफी स्पेशियस स्टोर है। कल ही हमें इनफैक्ट मुझे इस स्टोर का प्रीव्यू मिला। तकरीबन 22,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा स्टोर है। लोअर फ्लोर जहां पर मैं खड़ी हूँ, ऊपर का भी एक हिस्सा है जहां पर एप्पल के प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज डिस्प्ले पर है और काफी स्पेशियस है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो दूसरे एप्पल के ऑथराइज्ड रिटेलर्स के पास नहीं मिलते वो भी रेंज इस स्टोर में मौजूद है। चाहे वो नया एप्पल आईफोन येलो कलर का हो या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा के अलग अलग रंगों के स्ट्रैप्स, सभी कुछ यहाँ पर डिस्प्ले पर है। एयर टैग वगैरह जैसी एक्सेसरीज भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो कई लोग हैं कि सर्टेन एजेंडा के साथ कि हमें ये चीज खरीदनी है, इस पर्पस के साथ स्टोर में एंटर कर रहे हैं, उसी डेस्क की तरफ जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। काफी एक्साइटमेंट है और क्यों ना हो, एप्पल का रिटेल का पहला स्टोर हमारे देश में मुंबई में आज के दिन खुला है और कई एप्पल फैंस यहाँ पर सुबह से लाइंड अप है और वो आकर यहाँ पे डिवाइसेस परचेज कर रहे हैं। देश में एप्पल का दूसरा स्टोर दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में खुलने जा रहा है। 20 अप्रैल को इसकी ओपनिंग होगी। ओपनिंग से पहले ही यह सेल्फी पॉइंट बन गया है, बता रही हैं संवाददाता दीपाली नंदा। मुंबई के बाद एप्पल देश में दूसरा स्टोर राजधानी दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में खोलेगा और उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर एप्पल के ग्रैंड ओपनिंग के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे कि यहां पर जो वॉल बनाई गई है उसमें आपको मुगल एरा की झलक दिखेगी कि जिस तरह की गेट्स, जिस तरह की वॉल मुगल एरा के दौरान था जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं, वो पूरा वॉल यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर टीजर आप देखेंगे जिसमें सामने लिखा हुआ है एप्पल साकेत ग्रैंड ओपनिंग 20 अप्रैल 2023। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लोग सिलेक्ट सिटी वॉक में आ रहे हैं वो बाकायदा इस बैकग्राउंड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं मेरे साथ। सर, आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है एज अ एप्पल यूजर? I think once you're an Apple user, you are Apple user forever. It's the kind of features Apple phone has. I think for me the biggest reason is it gives you the kind of security that no other phone can. So I'm not really confident of using an Android phone anymore. And the ease of using an Apple. इतना महंगा पड़ता था, लगता था कि अब थोड़ा सस्ता होगा। करेक्ट, आई थिंक सो बिकॉज एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर रहा है, सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ मॉडल्स तो इंडिया में सस्ते मिलने लग गए हैं। आई थिंक गोइंग अहेड इट शुड बेनिफिट अ लॉट एंड ट्रस्ट बेटर होता है, लाइक इफ यू बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द एप्पल। या करेक्ट। बिल्कुल, एक विश्वास और ज्यादा बढ़ता है जब आप कंपनी के आउटलेट से ही सीधा चीज खरीदते हैं। और एप्पल की बात करें तो ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है और पूरी दुनिया में 500 स्टोर्स हैं और अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। मुंबई के बाद राजधानी दिल्ली में स्टोर खुलेगा 20 तारीख को और एक्सपेंशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी बड़े प्लान एप्पल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग की बात करें तो उसको लेकर कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे प्लान्स हैं जो आने वाले वक्त में हमें एप्पल की तरफ से होते हुए दिखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की। फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। सेंसेक्स 184 अंक गिरकर 59,727 पर बंद हुआ। निफ्टी 47 अंक गिरकर 17,660 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा रियल्टी शेयरों में रही। पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल इंडेक्स भी आज बढ़त पर बंद हुए हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और अगर आप इस उलझन में हैं कि पुराना टैक्स रिजीम में ही बने रहें या नई टैक्स रिजीम को चुन लें,
कहाँ ज़्यादा बचत होगी, कहाँ टैक्स बचेगा, तो आपके लिए एक समझाइश लेकर आए हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। दरअसल पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि दोनों में टैक्स की दरें अलग अलग हैं, दोनों में टैक्स की छूट अलग अलग है। मिसाल के तौर पर आइए नई टैक्स व्यवस्था को आपको दिखाते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो टैक्स स्लैब है उसके तहत आप देखेंगे कि अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15%, 12 से 15 लाख सालाना आमदनी है तो 20% और 15 लाख से ज़्यादा सालाना आमदनी है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आप आएंगे तो इसमें देखेंगे इसमें टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5%, 2.5 लाख से कम है तो 0%, 5 से 10 लाख सालाना आमदनी है तो 20%, 10 लाख से ऊपर सालाना आमदनी है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स की जो दरें अलग अलग है ना, कन्फ्यूजन यही आता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 2 व्यवस्था बनाई है, 2 चीज़ों का आधार बनाया है। पहला कि सालाना आमदनी कितनी है, दूसरा कि कुल मिला के आप कितना साल भर में एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम करते हैं। मान लिया जाए आपकी सालाना आमदनी 7 लाख रुपए है। अगर 7 लाख रुपए सालाना आमदनी है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अगर आप छूट क्लेम करते हैं, डिडक्शन एग्जेम्पशन, तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सिर्फ छूट क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट करना या फिर पुरानी व्यवस्था में बने रहना कोई मतलब है नहीं। तो मुझे लगता है कि सालाना आमदनी 7 लाख रुपए तक है तो आप नई टैक्स व्यवस्था में बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला उठता है कि 7 लाख से ज़्यादा आमदनी है तो क्या होगा। तो उसमें एक बात का खास ख्याल रखिए, वो बात है आपको ये कोने में दिख रहा है 3,75,000। अगर आप साल भर में डिडक्शन एग्जेम्पशन कुल मिला करके 3,75,000 से ज़्यादा क्लेम कर पाते हैं और अगर आपकी सालाना आमदनी 12,50,000 है तो इस एग्जाम्पल को देखिए महत्वपूर्ण, क्योंकि 3,75,000 का जो आंकड़ा है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बदलाव होते ही सारे गणित आपका बिगड़ जाता है। अब इसमें पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ग्रॉस आमदनी आपकी हो जाती है 10 लाख। कैसे? डिडक्शन लिया 50,000, एचआरए लिया 1 लाख, होम लोन के ब्याज पर लिया 1 लाख। एचआरए के साथ होम लोन के ब्याज पर छूट पा सकते हैं, इनकम टैक्स में ऐसा नियम है शर्तों के साथ। तो यहाँ 10 लाख ग्रॉस आमदनी बन गई। नई टैक्स व्यवस्था के तहत आएंगे तो सिर्फ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा तो आपको ग्रॉस आमदनी 12 लाख रुपए यहाँ बन गई। अब इस पर आइए कि टैक्स की देनदारी कैसे कैलकुलेट होती है। उससे पहले आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख, 80CC-D के तहत 50,000, 80D के तहत 25,000 क्लेम कर सकते हैं पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत। नई में आपको ये सारे क्लेम नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से फिर आपको टैक्स की देनदारी बदल जाती है। तो आपकी सालाना आमदनी क्या हो जाती है 7,75,000, टैक्स बना 67,500, शेष लग गया 2,700, तो कुल टैक्स देना पड़ा पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 70,200 रुपये। नई टैक्स व्यवस्था के तहत कुल टैक्स देना पड़ा 93,600 रुपये। अंतर अच्छा खासा है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि ऐसे सूरत में, ऐसे शर्तों के साथ नई टैक्स व्यवस्था के मुकाबले पुरानी टैक्स व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 23,400 रुपये का फायदा हो रहा है। शर्त सिर्फ एक है, 3,75,000 से ज़्यादा आप डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और सालाना आमदनी 12,50,000 रुपये से तक आपकी है। तो अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, सालाना आमदनी भले आपकी कितनी बढ़ती चले जाए, 12.5 की जगह 25 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, और ये शर्त आप पूरी कर रहे हैं तो फ़ायदा आपका बना रहेगा। फ़ायदा थोड़ा कम जरूर होगा। तो जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि करोड़ों में जब सैलरी जाएगी तब ये पासा पलट सकता है। अब आप एक हालात ये लाते हैं कि आपका जो साल भर में डिडक्शन एग्जेम्पशन है वो 3,75,000 से ज़्यादा नहीं है, ना तो कम है, बल्कि उसके बराबर है। ऐसी सूरत में अगर सालाना आमदनी 12,50,000 रुपये है तो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स की देनदारी बनती है 80,600 रुपये। नई टैक्स व्यवस्था के तहत देनदारी बनती है 93,600 रुपये। तो यहाँ भी कुल फायदा आपको 13,000 का मिलता है। किस रिजिम में? पुरानी टैक्स रिजिम में। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये शर्त होनी चाहिए आपको। चलिए अब इसी में दिखाते हैं कि अगर आमदनी आपकी बढ़ जाती है तब क्या होगा। आमदनी अगर बढ़ जाती है 12,50,000 के बजाय 17,50,000 हो जाती है सालाना आमदनी, और डिडक्शन एग्जेम्पशन कुल मिला करके 3,75,000 आप क्लेम कर लेते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स की देनदारी बनती है 2,18,000, नई के तहत 2,18,000। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पुरानी टैक्स रिजिम नई टैक्स रिजिम बराबर है।
तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि नए में आप चले जाइए, क्योंकि सरकार उसी को पुश कर रही है। अब आइए एक अलग हालात लेते हैं। वो हालात ये लेते हैं कि 3,75,000 से कम आप डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं। 3,75,000 से कम, इसका ध्यान रखिएगा। सालाना आमदनी 10 लाख रुपए, तब क्या होगा, आप 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिए, मान लिया जाए HRA 1 लाख क्लेम कर लिया, तो पुरानी के तहत ग्रॉस इनकम 8,50,000 हो गया। नई के तहत 10 लाख तो है ही आमदनी, सिर्फ 50,000 डिडक्शन क्लेम करेंगे, ग्रॉस इनकम हो गया 9,50,000 रुपये। अब आइए आगे 80C की व्यवस्था को देखिए, तो उसमें आप 80C में 1.5 लाख क्लेम कर लिया, 80D में 25,000 क्लेम कर लिया। नई के तहत वो क्लेम कर नहीं पाएंगे। अब देखिए टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। टैक्स बना 47,500 रुपये, शेष लगा 1,900 रुपये, तो कुल टैक्स की देनदारी पुरानी व्यवस्था के तहत हो गई 49,400 रुपये। नई टैक्स व्यवस्था के तहत हो गई 54,600 रुपये। यहाँ भी नई टैक्स व्यवस्था के तहत देनदारी ज़्यादा दिख रही है, फ़ायदा पुरानी में है क्योंकि 5,200 रुपये का आपको फ़ायदा दिख रहा है। शर्त ध्यान दीजिएगा, 3,75,000 से कम डिडक्शन एग्जेम्पशन हो, सालाना आमदनी 10 लाख रुपये तक हो। तो अब आमदनी बढ़ जाए तब क्या होगा, आइए देखते हैं। आमदनी बढ़ जाए लेकिन डिडक्शन आप 3,75,000 से कम ही क्लेम करते हैं, तो मान लिया सालाना आमदनी आपकी 12.5 लाख रुपए होती है, तो डिडक्शन 50,000 ले लिया, HRA 1 लाख ले लिया, कुल आमदनी आपकी ग्रॉस 11 लाख बन गई। नई के तहत 50,000 डिडक्शन ले लिया लेकिन HRA मिलेगा नहीं, तो कुल आमदनी आपकी ग्रॉस इनकम 12 लाख हो गया। अब आप आइए अगले सेगमेंट में। 80C में 1.5 लाख क्लेम कर लिया, 80D में 25,000 क्लेम कर लिया पुरानी टैक्स के तहत, नई के तहत तो आप क्लेम कर नहीं सकते हैं। अब देखिए टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। टैक्स की देनदारी बनेगी 97,500 रुपये पुरानी के तहत, नई के तहत सिर्फ 90,000, शेष लगा देंगे तो 1 लाख से ज़्यादा बनेगी टैक्स की देनदारी आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, और नई टैक्स व्यवस्था के तहत सिर्फ 93,600। अब यहाँ पे पासा पलट जाता है, यहाँ पे नई टैक्स व्यवस्था ज़्यादा बेहतर दिख रही है क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा अच्छा खासा हो रहा है 7,800 रुपये का। अब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी आपका फ़ायदा बढ़ता जाएगा। शर्त सिर्फ इसका ध्यान रखिएगा, 3,75,000 से आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन कम होना चाहिए। एग्जेम्पशन डिडक्शन कम है, आमदनी ज़्यादा है, तो नई टैक्स व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक और बात, अगर आप पुरानी में जाना चाहते हैं तो आपको बताना होगा अपने संस्थान को, इनकम टैक्स विभाग को, वरना बाय डिफ़ॉल्ट आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत मान लिए जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।